क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते आ रहे हैं कि जब वक्त होता है गुनगुन तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास चलाते हैं, और साथ ही AMU जामिया BHU के जितने भी इंट्रेंस की तैयारियां होती है वो भी हम कराते हैं। कि हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री 12th क्लास, नाम है चैप्टर का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कई सारे टॉपिक्स कर चुके हैं और नस्ट इक्वेशन तक कर चुके हैं। नस्ट इक्वेशन में लिखा भी है, और जो कल हम लोग दिखाया था जिंक एंड कॉपर का अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे नस्ट इक्वेशन। और नस्ट इक्वेशन में बताया था कि जब कभी कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या फिर और कोई पैरामीटर्स चेंज हो जाता है, स्टैंडर्ड नहीं होता, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग नस्ट इक्वेशन को हेल्प से इक्वेशन लेते हैं, या इक्वेशन लिखा हम लोगों ने उसका। और वो जो नस्ट इक्वेशन लिखा है उसमें हम एक दो और इक्वेशन को लिखना चाहते हैं जिनका वैलेंसी अलग अलग हो। जैसे कॉपर का वैलेंसी भी 2 होता है, जिंक का वैलेंसी भी 2 होता है, क्योंकि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देता है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो उनका वैलेंसी सेम था। अगर ऐसे एलिमेंट हो जिनके वैलेंसी अलग अलग हैं, तो फिर उनके रेस्पेक्ट में कैसे नस्ट इक्वेशन लिखेंगे वो मैं थोड़ा लिखने जा रहा हूँ, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। साथ ही मैंने एक चार्ट के बारे में बताया था, रिडक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने कल बताया था। आप लोगों को भी कहा था कि आप लोग जाके देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। तो आप लोग तो ग्रेट हो, तो आप लोगों ने तो पढ़ा नहीं होगा। सच पढ़े थे, थोड़ा सा पढ़ा था नहीं? और निशा सच देखो, ऊपर जाना, अल्लाह के पास जाना, झूठ मत बोलना। नहीं पढ़ते? ओके, सना तो फना है केमिस्ट्री में। एनीवे, हिलाल बेटा गेट बंद कर देगा, और बच्चे चिल्ला रहे हैं। कितनी बात सुनी? तो हम लोग आगे थोड़ा सा करने जा रहे हैं। आप लोग टेबल ज़रूर देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर इलेक्ट्रोड रिडक्टिव पोटेंशियल अगर नहीं समझे और नहीं जाने, तो फिर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ भी ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है ना? तो उसे समझिए, जो ट्रेंड हमने लेक्चर में बताया है वो उसको लेक्चर को देखिए और उस ट्रेंड को समझिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। आगे चलते हैं हम देखने जा रहे हैं कि अगर मान लो कॉपर एंड सिल्वर का कोई सेल बनाए, कॉपर एंड सिल्वर का सेल बनाते हैं, तो उसे मैं लिखने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बता रहा हूँ कि कॉपर जो है, कॉपर की वैलेंसी होती है 2 और सिल्वर का वैलेंसी होता है 1। अब ये देखने जाएंगे हम लोग चार्ट के हेल्प से, वो रिडक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हेल्प से हम लोग देखेंगे कि सिल्वर का, कॉपर का कितना रिडक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और उसी रिडक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हेल्प से हम लोग बताएंगे कि कौन ऑक्सीडाइज्ड होगा और कौन रिड्यूस्ड होगा। ठीक है ना? तो हम लोग थोड़ा लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कॉपर एंड सिल्वर का सेल बनाने जा रहे हैं, और उस सेल को हम लोग लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने कल भी लिखा था, बहुत सारी बातें उसमें हमने समझाए थे। आज फिर लिखा हूँ इसलिए कि अब ये देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रोड कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 है, एंड सिल्वर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.80 है। अब इसमें ये पता करना है कि इसमें ऑक्सीडाइज्ड कौन होगा और रिड्यूस कौन होगा। तो कल के हिसाब से जो हमने बताया था कि जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा, या जो रिडक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से ऊपर से नीचे की तरफ अरेंज किया गया NCERT पेज नंबर 71 पे, तो ऊपर में पॉजिटिव रखा हुआ है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, उससे कम पॉजिटिव, पॉजिटिव कम होते, कम पॉजिटिव, फिर 0, फिर कम नेगेटिव, फिर बढ़ता हुआ नेगेटिव, फिर ऐसे उसमें अरेंजमेंट है। आप लोग देखा होगा, और आप लोग मेहनती है, तो आप उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर देखे होंगे, और नहीं देखा हुआ तो फिर आज देख सकते हो सकता है कोई वजह से नहीं देख पाए होंगे, तो आज ज़रूर देख लीजिएगा। आगे चले हम लोग,
तो क्या बताया कि उसमें जिसका ज़्यादा वैल्यू होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वो रिड्यूस्ड होता है, और जिसका कम होगा वो ऑक्सीडाइज्ड होगा। अब इनमें जो है कॉपर का देखते हैं तो 0.34 है, और सिल्वर का देखते हैं 0.80 है। यानी ये सिल्वर का इलेक्ट्रोड रिडक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है और इसका कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिल्वर जो है रिड्यूस्ड होगा और कॉपर जो है ऑक्सीडाइज्ड होगा। अगर हम लोग इसका सेल बनाने जाएं या बनाएं तो सिल्वर जो है रिड्यूस्ड हो रहा है, रिडक्शन होगा तो सेल में राइट हैंड में लगाएंगे इसको, और कॉपर ऑक्सीडाइज्ड होगा तो लेफ्ट में लगाएंगे। सिल्वर जो है जो राइट में लगेगा वो रिड्यूस भी होगा, वो एज ए कैथोड के तौर पे कैथोड भी कहलाएगा, ठीक है ना। और इसी तरह से ये कॉपर जो है एनोड की तरह रोल प्ले करेगा। अभी वो हम लोग सेल बनाएंगे, अब बार बार बनाएंगे तो टाइम जाएगा, तो इसलिए इतनी बात तो समझ में आएगी कौन इसमें से ऑक्सीडाइज्ड होके एनोड बनेगा और कौन रिड्यूस्ड होके कैथोड बनेगा, कौन लेफ्ट में लेगा कौन राइट में लेगा। समझ में बात आ रही है? आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग इसका इक्वेशन लिखते हैं, सेल इक्वेशन। एक सेल इक्वेशन होता है कि जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है उसका ऑक्सीडेटिव हाफ सेल लिखते हैं, और फिर जो रिड्यूस होता है उसका रिडक्टिव हाफ सेल लिखते हैं, और फिर ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ऑक्सीडेटिव हाफ सेल लिखते हैं। पहले लेते हैं हम लोग ऑक्सीडेटिव हाफ सेल। ऑक्सीडेटिव हाफ सेल, ठीक है ना। ऑक्सीडेटिव हाफ सेल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है उसको पहले लिखते हैं हम लोग। तो इसमें से ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है? ये कॉपर ऑक्सीडाइज्ड होगा, तो कॉपर का जैसे ये होगा तो ये ऑक्सीडाइज्ड होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये कॉपर जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हमने लिख दिया। ये ऑक्सीडेटिव हाफ सेल का रिएक्शन लिख दिया हम लोगों ने। इसी तरह से दूसरी तरफ से ये सिल्वर जो है ना वो रिड्यूस्ड होगा, तो रिडक्टिव हाफ सेल हम लोग लिख रहे हैं, रिडक्टिव हाफ सेल, ठीक है ना, रिडक्टिव हाफ सेल। इसमें सिल्वर जो है Ag जो है रिड्यूस्ड होगा, तो Ag क्या करता है, ये इसका वैलेंसी 1 है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये सिल्वर मेटल बन जाएगा। ये इसकी वैलेंसी 1 है और इसकी वैलेंसी 2 है, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं कि जैसे कॉपर तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एक कॉपर का एटम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, मगर एक सिल्वर का एटम 1 ही इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो दोनों को ले तो ऐसे 2 सिल्वर के एटम की ज़रूरत पड़ेंगे। तो हम लोग इसको अगर बैलेंस करना चाहते हैं, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको बराबर करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ, ठीक है, बैलेंस करें, 2 यहाँ ले लिया, 2 यहाँ ले लिया और 2 यहाँ ले लिया। कितनी बात सुनी? तो इस तरह से 2 एटम का बैलेंस हो गया ये। अब ओवरऑल जो सेल रिएक्शन होगा उसको कैसे लिखेंगे, उसको लिख रहे हैं हम लोग, सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन में जो लेफ्ट वाले हैं वो लेफ्ट में लिखेंगे, जैसे ये कॉपर है और ये ट्वाइस सिल्वर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी लिख देता हूँ मैं अभी दिखाने के लिए। ये तो लेफ्ट का हो गया, और राइट का लिखूँगा मैं कैसे, कॉपर है और ये 2 सिल्वर है, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया प्लस 2 सिल्वर आ गया, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल फाइनली जो लिखेंगे कॉपर सिल्वर आइंस गिव्स कॉपर आइंस प्लस 2 सिल्वर एटम। ये हमारा ओवरऑल सेल रिएक्शन हो गया। इसमें कॉपर मेटल के फॉर्म में लेफ्ट में, मगर राइट में जाने के बाद आइंस हो गया, यानी इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ये कॉपर यहाँ पे कटाइंस था, बाद में उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया, मेटल के फॉर्म में आ गया, यानी ये रिड्यूस्ड हुआ। तो ये ओवरऑल सेल रिएक्शन होता है कि ऑक्सीडेटिव हाफ सेल, रिडक्टिव हाफ सेल एंड टोटल सेल पे टोटल रिएक्शन जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं। ये तो ये हो गया सेल रिएक्शन।
कितनी तरह का रिएक्शन हो गया? ऑक्सीडेटिव हाफ सेल एक अलग रिएक्शन दिखाते हैं, रिडक्टिव हाफ सेल दूसरा होता है, और फिर दोनों मिला के कंप्लीट सेल जो बनता है उस सेल का ओवरऑल कितना रिएक्शन होता है। लेकिन जब भी कभी ओवरऑल रिएक्शन लिखने जाते हैं, इस वैलेंसी को बैलेंस करते हैं हम लोग, वैलेंसी को बैलेंस करेंगे तभी जाके ये करेक्ट होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो आपका रिएक्शन गलत हो रहा होगा। ठीक है, आगे हम लोग कैसे इसको नस्ट इक्वेशन में यूज़ करेंगे, इसलिए इसको हम बता रहे हैं कि नस्ट इक्वेशन में यूज़ करने का तरीका अलग है। ठीक है, बैलेंसिंग का रोल एक अलग है, तो वो हम बताएंगे आगे। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम लोग नस्ट इक्वेशन में इसको लिखने जा रहे हैं। बंद कर दिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ओवरऑल सेल रिएक्शन, ये हम लोगों ने लिखा सेल रिएक्शन। हमने इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग से हमने दिया है। इसके देने की एक वजह ये है कि हम बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइज्ड होगा, कौन सा रिड्यूस्ड होगा। अगर वैल्यू याद नहीं होगा, पता नहीं होगा, तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इसमें ऑक्सीडाइज्ड कौन होगा और रिड्यूस्ड कौन होगा। ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल जब निकालते हैं तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट करते हैं, बताया तो था। ई रिड्यूसिंग सब्सटेंस माइनस ई ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, या ई कैथोड माइनस ई एनोड, यही तो करते हैं हम लोग। लेकिन ये तो पता हो कि कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड होगा, कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन रिड्यूस, पहले ये तो पता हो तभी तो मैं उसके हिसाब से अरेंज करेंगे, वरना वो अरेंज गलत हो जाएगा। और वो जो कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस होगा उसके रिडक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ही पता चलेगा। तो इसीलिए हमने अलग से रिडक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, ताकि हमें पता हो कि इसमें ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है और रिड्यूस कौन हो रहा है। अभी हम लोगों ने देखा था और उसके हिसाब से बताया था कि इसमें से ऑक्सीडाइज्ड कौन होगा, रिड्यूस्ड कौन होगा। रिड्यूस कौन हो रहा है इसमें? एज सिल्वर रिड्यूस हो रहा है। अगर हम लोग सिल्वर का जो रिड्यूस्ड हो रहा है उसका हाफ सेल लिखे, नस्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल ऑफ सिल्वर, सिल्वर जो रिड्यूस्ड हो रहा है उसके हिसाब से नस्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे। या फिर जो कॉपर है जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है उसके लिए नस्ट इक्वेशन के हिसाब से कैसे लिखेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग वो लिखने जाते हैं, लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन द रिडक्टिव हाफ सेल, इक्वेशन ऑफ रिडक्टिव हाफ सेल। ठीक है, वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। हेयर द रिडक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल shows that silver is reduced, will be reduced while copper will be oxidized। ठीक है ना। Now according to Nast equation, according to Nast equation, the reductive half cell is given as, रिडक्टिव हाफ सेल कैसे देंगे, इसमें से रिड्यूस कौन होगा, सिल्वर, तो ई सिल्वर ए जी प्लस, ठीक है ना, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 1 upon concentration of silver 2। ये कितना समझ में आया देखिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नस्ट के हिसाब से इस पर कुछ नहीं डालते, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिल्वर, जो हम लोग का स्टैंडर्ड दिया हुआ टेबल में, माइनस
2.303 RT अपन NF, ये तो हम लोग कल किया था। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आइंस, लेकिन यहाँ पे देखिए सिल्वर आइंस लिया, उसके ऊपर 2 रखा है, उसके पावर 2 लिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आइंस है वो उसका जो कंसंट्रेशन है ट्वाइस है। बैलेंसिंग इक्वेशन अगर हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ पे बैलेंसिंग इक्वेशन देखेंगे तो ये जो कंसंट्रेशन है, यानी एक मोल अगर कॉपर लेंगे तो 2 मोल सिल्वर का लेना पड़ेगा। एक मोल, if 1 mole of copper is taken, then we have to take 2 mole of silver, because copper can donate 2 electrons while silver can accept 1 electron at a time। कितनी बात सुन में आई? तो अगर हम दोनों इलेक्ट्रॉन यूज़ करें, सिल्वर ले, तो इसका मतलब ये कि उसका ट्वाइस नंबर ऑफ सिल्वर लेना पड़ेगा। जितना कॉपर का नंबर होगा उसका डबल सिल्वर का नंबर होगा, तो उसका जो कंसंट्रेशन होगा सिल्वर का डबल होगा कॉपर के कंपेयर में। और डबल होने का मतलब ये है कि जब भी कभी लॉग लेते हैं तो जो 2 होता है वो पावर में चला जाता है, जो कोफिशिएंट होता है वो पावर में चला जाता है। कल हमने लॉग, पिछले क्लास में लॉग के बारे में हमने बताया था कि जब 2 टर्म मल्टीप्लाई कर रहे होते लॉग लेते तो प्लस में चेंज हो जाता है। आप लोग घर पे रिवीजन तो किया होगा, सच ऊपर भी जाना है, ठीक है ना? नहीं, फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, ठीक है ना? और अगर रिड्यूस्ड होता है तो माइनस में लिखते हैं, जो भी है। तो यहाँ पे समझ में आइए, तो इसको जो कंसंट्रेशन है इसका डबल कंसंट्रेशन, सिल्वर का डबल कंसंट्रेशन होगा, और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 डाला है। फिर से मैं लिख दे रहा, नीचे दिखाई दे रहा सबको? चले इसको, बहुत लोग कह रहे कि हमें दिख नहीं रहा, तो ब्लैक से लिख देता हूँ मैं इसको दोबारा से। तो ये वाला मैं इसे मिटा दूँ मैं, ये तो समझ में आ गया, नोट कर लिया आप लोगों ने। तो यहाँ से मैं यहाँ तक मिटा के इसको दोबारा से लिख देता हूँ मैं, नीचे वाला सेक्शन को। ये ओवरऑल सेल रिएक्शन, ये वाला काम हो गया। ये जो ट्वाइस था इसीलिए यूज़ किया था कि जितना कंसंट्रेशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो पावर में चला जाएगा। वो जब भी कभी कोई भी सेल बनाएंगे तो उनका वैलेंसी के हिसाब से उनके इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, लिखेंगे और बैलेंस करेंगे, ठीक है ना, वैलेंसी के हिसाब से। और जितना कोफिशिएंट होगा, जब भी कभी इक्वेशन को लिखने जाएंगे कंसंट्रेशन को, तो लॉग के साथ लिखना है हमें, नस्ट के हिसाब से। तो लॉग के साथ लिखे तो जो कोफिशिएंट होगा वही पावर चला जाता है, पावर बन जाता है, ठीक है। इसको मैं फिर से एक बार यहाँ पे लिखता हूँ। रिडक्टिव हाफ सेल चल रहा हमारा, क्या दे रखा है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, सॉरी, इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर टू सिल्वर आइंस, ठीक है ना, is equal to standard electrode potential of silver minus 2.303 RT upon NF, ठीक है ना, log 1 upon concentration of silver ions, ठीक है ना, रेज टू द पावर कोफिशिएंट 2। ये जो 2 था ना, ये हमने 2, क्योंकि ये ट्वाइस नंबर ऑफ कंसंट्रेशन चाहिए एज कम्पेयर टू कॉपर। इतनी बात सुन में आई? आगे चले, ये तो हमारा रिडक्टिव हाफ सेल का नस्ट इक्वेशन के हिसाब से लिखा। ऐसे ही ऑक्सीडेटिव हाफ सेल का लिखेंगे नस्ट इक्वेशन। सो नस्ट इक्वेशन फॉर ऑक्सीडेटिव हाफ सेल, फॉर ऑक्सीडेटिव हाफ सेल, फॉर ऑक्सीडेटिव हाफ सेल, ठीक है ना, नस्ट इक्वेशन ऑक्सीडेटिव हाफ सेल के लिए कैसे लिखेंगे? ये दे रखा हमारा है, ई कॉपर जो है ना ऑक्सीडाइज्ड होगा, तो ये लिखने का तरीका हमारा ये है, कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस 2.303 RT upon NF, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर। ये यहाँ पे ऐसे हमने कंसंट्रेशन लिख दिया। कितनी बात सुन में? तो ये हमारा एक हो गया, इक्वेशन 1 ले लिया, और ये हो जाएगा इक्वेशन 2।
ठीक है, नस्ट इक्वेशन के हिसाब से लिखा हम लोगों ने, ऑक्सीडेटिव हाफ सेल को भी एंड रिडक्टिव हाफ सेल को भी। कितनी बात सुन में। अब हम लोग ओवरऑल सेल का रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। तो ओवरऑल सेल में कैसे लिखते हैं हम लोग, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ई राइट का मतलब वो जो रिड्यूस्ड होता है उसमें से जो ऑक्सीडाइज होता है उसको माइनस करेंगे। तो ईएमएफ ऑफ सेल बाय नस्ट इक्वेशन वो लिखने जा रहे हैं। कितनी बात सुन में आई। यहाँ पे हमें पता है कि ये जो है ना रिड्यूस हो रहा है, ये सिल्वर जो है ना रिड्यूस हो रहा है और कॉपर जो है ना ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो हम लोग उसको लेफ्ट में लिखेंगे सिल्वर को और उसको हम लोग राइट में लिखेंगे। ठीक है, आगे चले हम लोग ये सब मिटा रहे हैं, इधर से भी थोड़ा मिटा देते हैं। ये सब लिख लिया आप लोग, लिख लिए। पॉज करो इसको। अब क्या बताया कि इसमें जो है इसके हिसाब से सिल्वर जो है ना रिड्यूस्ड हो रहा है और कॉपर जो है ना ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो नस्ट इक्वेशन फॉर सेल के लिए लेते हैं। तो ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, या ई रिड्यूस्ड माइनस ई ऑक्सीडाइज। ठीक है ना। तो राइट में कौन जाएगा, हमारा सिल्वर जाएगा। तो ये ई नॉट सिल्वर टू सिल्वर आइंस माइनस ई नॉट, नहीं ई नॉट नहीं आएगा, सॉरी, ये ई कॉपर टू पॉजिटिव। ठीक है ना। ये हम लोगों ने ई ऑफ द सेल लिख रहे हैं। ये नस्ट इक्वेशन में स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं लिखते हम लोग। ठीक है ना। अब देखो ई सिल्वर का जो वैल्यू है ये वाला वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। और ये जो है ई कॉपर का ये यहाँ से यहाँ तक वैल्यू है। हम लोग इसको डालेंगे यहाँ पे, ये बड़ा सा यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन होगा। कितनी बात सुनिए। लेकिन जब हम लोगों ने कल याद होगा, कल हम लोगों ने लिखा था तो यहाँ पे क्या लिखा था, शॉर्ट में जो लिखा था ई सिल्वर जो रिड्यूस्ड हो रहा है उसको लिख दिया। ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस ई कॉपर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। ये तो ऐसे आ गया था, पीछे जब जाके देखेंगे लेक्चर में तो फिर माइनस 2.303 RT/NF, और फिर ये लॉग लिया था और ऊपर में लिखा था ये कंसंट्रेशन ऑफ जिंक, मैं अभी दिखाने के लिए लिख रहा हूँ अभी, और कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर ऐसे लिखा था हम लोगों ने। और हमने बाद में ये भी बताया था कि ये जो ऊपर में जो एलिमेंट आता है या कंसंट्रेशन आता है वो होता है जो ऑक्सीडाइज्ड होता है, और जो नीचे में आता है वो जो रिड्यूस्ड होता है। ये हमने लिखा है वहाँ पे, स्पेशली लिखा है, तो जो लोग नहीं देखे हैं वो वहाँ से देख ले। लेकिन हम लोग यहाँ तो जिंक एंड कॉपर में हमने समझाया था, यहाँ पे हम लोग सिल्वर एंड कॉपर में है। अब सिल्वर एंड कॉपर में ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है, ठीक है, कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और सिल्वर जो है ना रिड्यूस्ड हो रहा है। तो हम इसी को चेंज करके ये हम जो ऊपर में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा कॉपर, तो हम तो कॉपर में लिख लेते हैं इसको। ठीक है ना, कॉपर लिख देते हैं। और यहाँ पे सिल्वर जो है रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, रिड्यूस्ड हो रहा है तो हमने नीचे लिख दिया। लेकिन सिल्वर का जो कंसंट्रेशन है वो ट्वाइस है, ये देखिए ट्वाइस है, क्योंकि वैलेंसी का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम लोग 2 डाल देंगे। कितनी बात समझ में आई। ठीक है। वो जो पूरा पीछे का लेक्चर है जाकर नस्ल कर देखिएगा, मैंने कैसे माइनस किया, कॉमन लिया, फिर किया और सब करने के बाद ऊपर ऑक्सीडेटिव हाफ सेल, नीचे कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्टिव हाफ सेल का लिखा है। तो यहाँ पे जो इन दोनों में जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है कॉपर एंड सिल्वर में, तो कॉपर तो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो ऊपर हो गया, सिल्वर रिड्यूस हो गया वो नीचे हो जाएगा। लेकिन जो बैलेंस्ड इक्वेशन है उसमें कंसंट्रेशन पे 2 का पावर है, तो उसमें 2 का पावर लगा रखा है सिल्वर में। ठीक है ना। फायदा तुम इधर उधर घूमने लग रही हो, थोड़ी देर में पता नहीं कहीं और सोचने लग रही है। ध्यान ही ज्ञान है। ज्ञान कहाँ है,
ध्यान में ही ज्ञान है। तो ज्ञान अगर लेना है तो क्या करना है? आगे चले हम लोग। तो ये हमने लिखा इसको, और इसके बाद हम लोगों ने ये RT/NF, अगर हम लोग टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ले ले तो इन पूरे को सिंप्लीफाई करने के बाद आता है वैल्यू 0.059, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे इसी को और फर्दर सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। एट 25 डिग्री सेल्सियस द इक्वेशन बिकम्स क्या बन जाएगा इक्वेशन? EMF ऑफ द सेल जो आएगा ओवरऑल सेल, देखिए E रिड्यूस्ड माइनस E ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पे सिल्वर रिड्यूस हो रहा है, और सिल्वर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना? टेबल के हिसाब से इतना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 0.80 डाल दिया, फिर माइनस कॉपर का ऑक्सीडाइज पोटेंशियल कितना? 0.34। ये तो इसका, इस वाले का वैल्यू हो गया, माइनस ये पूरे का वैल्यू डालेंगे ये, तो ये आ जाएगा हमारा 0.059/2 एन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन पे 2 जा रहा है 2 आ रहा है, बैलेंस किया है। और फिर लॉग जो है कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर ऊपर में, और नीचे में कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर, ये, और इसका जो पावर है बैलेंसिंग पावर ये 2 है। ये आ गया हमारा। कितनी बात समझ में आई? ये हमने वैल्यू डाल दिया, कोई ज़रूरी नहीं डाला जाए। अगर मैं नहीं डालूँ तो क्या होगा, इसको दोबारा से मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। ये तो जो भी वैल्यू वो डाल सकते हैं। तो E0 सिल्वर, ये देखिए पहले मेटल होता फिर आइंस में लिखते हैं, एक तरीका है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर टू कॉपर आइंस, पहले मेटल फिर बाद में आइंस में लिखते हैं सब में, चाहे ऑक्सीडेटिव हाफ सेल हो या रिडक्टिव हाफ सेल हो, वो स्टैंडर्ड लिखने का तरीका ही है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। तो ये क्या हो गया, ये हमारा फाइनल एक रिलेशन आ गया। अगर वैलेंसी डिफरेंस है तो ऐसे लिखेंगे क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्टिव हाफ सेल माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेटिव हाफ सेल, फिर ब्रैकेट में वो आ जाएगा -0.059 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, ये 2 ले लिया। लॉग ऊपर में लिखा ऑक्सीडेटिव हाफ सेल का जो ऑक्सीडाइज होता है उसका कंसंट्रेशन लिया, और नीचे में रिडक्शन जो हो रहा उसका कंसंट्रेशन लिया, और जो बैलेंसिंग कर रहे थे, बैलेंस कर रहे थे उसका नंबर ऑफ बैलेंसिंग जो ना ऊपर डाल दिया कॉपर के हिसाब से, ठीक है ना। कितनी बात सुनी। तो ये एक हमारा फाइनल EMF ऑफ सेल आ जाता है नॉस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जिसका बैलेंसी अलग हो, ठीक है ना। यहाँ पे बैलेंसी सिल्वर का 1 था तो हमने 2 से डबल लिया उसका कंसंट्रेशन, और कॉपर का 2 था तो 1 ही रहा। तो ये बैलेंसी का इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं, बाकी तो ऐसे ही है, लेकिन यहाँ बैलेंसी डिफरेंस होगा तो कैसे लेंगे। कितनी बात समझ में, आगे चले पीछे चले, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। ये जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्टिव हाफ सेल माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेटिव हाफ सेल, ये भी सेल का पोटेंशियल होता है, ओवरऑल सेल का, मगर ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है। क्या? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के कंडीशन का होता है। तो अगर हम लोग चाहें तो इसे हम लोग बदल के ऐसे भी लिख सकते हैं। इधर का मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग तो लिख ही चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा, EMF ऑफ सेल, ये नॉस्ट इक्वेशन के हिसाब से, इसलिए कोई इस पर रिमार्क नहीं दिया गया है। ये EMF ऑफ सेल, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल, ठीक है ना, स्टैंडर्ड EMF सेल -0.059 अपॉन 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर रेज़ टू द पावर 2, ये हमारा हो गया। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल जो है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ R माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड L है, लेफ्ट एंड राइट का रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव, इसके बराबर हम लोगों ने ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, सेल का दिया रहे तो। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन भी अलग अलग जिसका वैलेंसी होता है।
एक जनरल इक्वेशन भी दे रखा है, वो हम लोग जनरल इक्वेशन को भी लिख देते हैं नर्स्ट के अकॉर्डिंग। अगर जनरल रिएक्शन होता है तो कैसे लिखते हैं वो हम लोग लिख के दिखा रहे हैं। बाकी इतना ही सब कुछ है, ठीक है। मिटा दूं मैं, आगे दे रखा है इसमें नर्स्ट इक्वेशन फॉर जनरल रिएक्शन, ठीक है ना। कितनी बात सुनी। एक रिएक्शन दे रखा, हमें याद है 11th क्लास में भी बहुत हम लोगों ने किया इक्विलिब्रियम में, कि ये एक ए है और इसका ये कंसंट्रेशन स्मॉल ए है, और ये एलिमेंट बी है, इसका ये कंसंट्रेशन है स्मॉल बी। जब ये दोनों रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं सी, एक प्रोडक्ट बनाते हैं डी, इसका कंसंट्रेशन है स्मॉल सी और इसका कंसंट्रेशन है स्मॉल डी, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को एक जनरल रिएक्शन दे रखा है, तो नर्स्ट इक्वेशन इस तरह के रिएक्शन के लिए कैसे लिखेंगे, और स्पेशली अगर 25 डिग्री सेल्सियस ले लिया जाए तो फिर कितना होगा वो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ईएमएफ ऑफ द सेल जो लिखेंगे, ईएमएफ ऑफ द सेल जो लिखेंगे इसका ये आएगा स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू द पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज टू द पावर डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर स्मॉल ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर स्मॉल बी। ये एक हमारा जनरल तरीका दे रखा है, ठीक है। ये पूरा हम लोगों ने 25 डिग्री यहाँ पे मेंशन कर दूँ मैं, एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। ये हमारा एक जनरल दे रखा। ये तो ईएमएफ सेल जानते क्या होता है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड राइट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट, ये इसको माइनस करना जो आएगा वो सेल का हो गया। फिर ये 0.059 एन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या कितने नंबर ऑफ वैलेंसी इन्वॉल्व कर रहा है। फिर लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर इट्स कोफिशिएंट, ये सी तो प्रोडक्ट है और ये स्मॉल सी कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट जो बैलेंसिंग के लिए होता है उसको रेज टू द पावर ऊपर में कर देते हैं। तो ये एक जनरल रिएक्शन है, आगे चलेंगे जब करेंगे तो समझ में आएगा, पर ये जनरल है, नर्स्ट इक्वेशन फॉर जनरल रिएक्शन ये लिखा हुआ। कितनी बात समझ में आई। आगे चले पीछे चले, आगे चलेंगे तो आज जो है थोड़े से न्यूमेरिकल्स यहाँ पे करेंगे, थोड़े नहीं कुछ ठीक ठाक कर लेंगे, ताकि हमें नर्स्ट इक्वेशन के बारे में भी समझ में आए और ये भी समझ में आए कि ओह माय गॉड नीट पे कौन सा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो नीट वाला सवाल भी कोशिश करेंगे, देख लें यहीं पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है। आगे चलते हैं, एक दो सवाल कर लेते हैं पहले, थोड़ा सा न्यूमेरिकल कैसे करेंगे तो उसको करने जा रहे हैं। तो मैं ये कुछ सवाल हैं, अच्छे सवाल है, 2-4 सवाल है, तो मैं ये 2-4 सवाल जो है करा ही दूंगा आज और कल में, ठीक है। तो मैं पहला सवाल लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। ये हम लोग एक क्वेश्चन दे रहे हैं नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग, क्या दे रखा मैं पढ़ के सुनाता हूँ। कैलकुलेट द हाफ सेल पोटेंशियल एट 298 केल्विन फॉर द रिएक्शन। क्या रिएक्शन दे रखा है, जिंक आयंस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके जिंक मेटल बन गया। ये ऑक्सीडाइज हुआ या रिड्यूस्ड हुआ, ये रिड्यूस्ड हो गया, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, रिड्यूस्ड हो गया। इसके बाद दे रखा इफ़ कंसंट्रेशन, ये जो ऐसे बॉक्स में लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस इज 0.1 मोलारिटी एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज -0.76 वोल्ट, ठीक है। तो अब इसका हमें हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। कैलकुलेट द हाफ सेल पोटेंशियल, आधे यानी एक ही दे रखा ना, इसमें जैसे रिड्यूस्ड हो रहा है, ऑक्सीडाइज का तो दिया नहीं है, तो रिड्यूस का है, तो इसका कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा सेल का, आधे सेल का, वो निकालना है। और अगर कंप्लीट सेल होता तो दोनों लेते हम लोग, तो एक आधे सेल का हमें
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग, आगे चलते इसका सॉल्यूशन करते हम लोग। क्या दे रखा है सॉल्यूशन इसका? देखिए कंसंट्रेशन कितना दे रखा है ये, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस क्या दे रखा है? जिंक 0.1 m मोलारिटी। अब ये 1 मोल नहीं है, 1 मोलारिटी नहीं है। 1 मोलारिटी होता तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाता, मगर कंसंट्रेशन अलग है, 0.1 है। तो अब हमें नस्ट इक्वेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि नस्ट इक्वेशन में जब कंसंट्रेशन अलग हो, टेम्परेचर अलग हो, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या दे रखा? कंसंट्रेशन दे रखा है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दे रखा है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक दे रखा है ये -0.76 वोल्ट। ठीक है, इसका रिडक्टिव हाफ सेल दे रखा है, रिडक्टिव, ये रिड्यूस हो रहा है ना, तो रिडक्टिव हाफ सेल पीछे वाले बच्चों को दिख रहा है ये, ठीक है, इंक जो है ना कम होते जा रहा है इसमें। रिडक्टिव हाफ सेल में क्या दे रखा है? ये जो जिंक है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके जिंक मेटल बन गया, ये सॉलिड में दे रखा है रिडक्टिव हाफ सेल। अब हम लोग नस्ट इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है ना, नस्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल और रिडक्टिव हाफ सेल कर लेते हैं, रिडक्टिव हाफ सेल, ठीक है ना, रिडक्टिव हाफ सेल। क्या दे रखा है ये? यहाँ पे ईएमएफ ऑफ सेल लिखेंगे और ये होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक टू जिंक आयंस -0.059 अपॉन 2 log कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस। ये हमने 0.059 क्यों लिख दिया? क्योंकि सबका वैल्यू डाल दिया, और टेम्परेचर भी देखो ये 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे है, तो टेम्परेचर भी, गैस कांस्टेंट भी, और एफ जो होता है फैराडे कांस्टेंट होता है 96,500 होता है, उन सबको डाल के हमने सिंप्लीफाई कर दिया। कितनी बात सुन में? आगे चलते हैं। ये जो जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है -0.76, ये तो जानते ही, और ये है 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 0.0295 है ना, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो, और log 1 अपॉन इसका कंसंट्रेशन दे रखा 0.1, ये कंसंट्रेशन दे रखा ना, ये 0.1 डाल दिया। आगे चले पीछे चले, कुछ पूछना तो नहीं? अब आगे बोला क्या कि यहाँ पे है -0.76, ये है 0.0295, और ये जो डेसिमल है ये 1/10 हो जाएगा। 1/10 का मतलब ऊपर चला गया तो log 10 आ जाएगा ये। कितनी बात समझ में आई? और log 10 का वैल्यू होता है 1, log 10 का वैल्यू 1 होता है, -0.76 -0.0295 इंटू 1। log 10 का वैल्यू याद कर लीजिएगा, 1 होता है हमेशा। कुछ वैल्यू है उनको मैं लिख दूंगा log के टर्म में, उसे याद कर लीजिएगा, वो कॉमनली, बहुत कॉमनली यूज्ड में आता है वही वैल्यू, तो उन्हें यूज़ करके लिख देंगे हम। और अगर नहीं भी तो आमतौर पे कंपटीशन वगैरह में तो नहीं देते, मगर एग्जामिनेशन में देते हैं। और आपके 12th क्लास के NCERT के बुक में लास्ट के पेज में लॉग एंड एंटी लॉग दे रखा है, लेकिन उसको यूज़ कैसे करेंगे उसे मैं एक दिन समझाऊंगा कि कैसे लॉग का टेबल से वैल्यू निकालते हैं और एंटी लॉग के टेबल से वैल्यू निकालते हैं। मगर दे रखा है, आप देखिएगा लास्ट के पेज में NCERT 12th क्लास में।
अब ये हो गया, यहाँ से हम लोग लेते हैं -0.76 और 1 से मल्टीप्लाई करते 0.295। जब ये दोनों ही माइनस में है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा ये 5987.0। इतना हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, ई ऑफ द सेल, रिडक्टिव हाफ सेल। कितनी बात में कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया? बहुत ही आसान है, बस ये कि लॉग में जो वैल्यू आएगा उसका कितना वैल्यू होगा, उसके लिए मैं कुछ वैल्यू लिखा दूंगा, उसे याद करना है। नोट करिए इसको, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ।